Ila, have you fallen prey to the political correctness, because you also talk about liberalization and the impact on BJP, and very rightly, you and your book actually credits Narasimha Rao for the liberalization in 1991. But what I found surprising is कि इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहीं पर मेंशन भी नहीं है. दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग यू कि पॉलिटिकल करेक्टनेस भूपेंद्र यादव जी की आपको इन्फ्लुएंस कर गई, क्योंकि आपने बहुत कुछ लिखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, उनके समय के बारे में, लेकिन इस किताब में सिर्फ नरसिम्हा राव का मेंशन है, मनमोहन सिंह का नहीं. The political leadership, if it was in the political leadership of Narasimha Rao, I mean, many times we refer to the government, the 2014 government. I mean, you do the same thing. You do it on your channel all the time. You refer to the political leaders when you attribute policies to them rather than specific ministers. And I think the fact that India had a coalition government was actually led by Narasimha Rao, who was open enough, but the fact that it was regional parties and that it was a coalition government was what allowed us to implement some of the big changes that we did. I don't think they were possible in, like, look at UPA 1 and UPA 2, that it wasn't Manmohan Singh personally as a leader. He was a very well-educated, well-read man. I respect him greatly. But in terms of the political leadership of that time, if I compare the period of Narasimha Rao when he was Prime Minister with UPA 2, I think the reform happened in 91. The big reforms happened, and in fact they were not carried through. The policy paralysis of the UPA 2 period was actually very disappointing. Many of the reforms that we thought would happen because Manmohan Singh was the Prime Minister didn't actually happen. So you're saying it was Narasimha Rao all the way, with the political leadership that supported Manmohan Singh to actually go through with the reforms that he may have thought about. Yes. So you need the political leader to be pushing the reforms, backing the reforms, and that's when they happen. मैं सवाल पॉलिटिकल लेवल पे ये भी पूछना चाहती हूँ. कई चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी के साथ एसोसिएटेड हैं. कांदाहार हाईजैक, इसके बारे में पार्टी में क्या डिस्कशन था? क्योंकि अगर टेररिज्म की आज भी बात होती है तो कहा जाता है ये तो वही पार्टी है जो टेररिस्ट को छोड़कर आई थी कांदाहार में. और तहलका टेप्स की कंट्रोवर्सी, अडवाणी जी ने उसको कहा था कि ये कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन कन्विक्शन जो बंगारू लक्ष्मण जी की हुई थी उस पर कोई चर्चा नहीं होती. और जो शख्सियतें हैं, वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, 2002 और अडवाणी, इनके बीच में क्या हुआ, किस तरह के डिफरेंसेस थे, पार्टी में क्या बातचीत थी, उसका बहुत ज़्यादा ब्यौरा आपने नहीं दिया. पहला विषय जहाँ तक कंधार का घटनाक्रम का, और जो दूसरा विषय बंगारू जी का विषय है, हमारा अब भी मानना है कुछ कारणों से विषय बाद में हुआ, बाद में अपील फाइल हुई और बंगारू जी की डेथ हो गई थी, इस कारण से वो विषय हाईकोर्ट में रह गया. लेकिन उस समय जो स्टेटमेंट था पार्टी का, जो अडवाणी जी का पूरा स्टेटमेंट था, पार्टी के एग्जीक्यूटिव ने जो रेजोल्यूशन पास किया, वो मैंने पूरी तरीके से बुक में रेफर में दिया है. दूसरी बात, कभी कभी हम राजनीति में केवल डिफरेंसेस को देखते हैं. राजनीति कंट्रीब्यूशन और कंसेंसस के साथ चलती है. जब कोई पार्टी एक लंबी यात्रा को शुरू करती है तो पर्सनालिटी के अपने अपने विचार हो सकते हैं. पर्सनालिटी के विचारों का पत्रकारों में विश्लेषण हो सकता है, स्वाभाविक है. मीडिया देखना चाहेगी कि ये घर पे कहाँ पे क्या है, किसने क्या कहा. लेकिन आप जब लंबे स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनता हुआ देखते हैं, जिसने 3 सदस्यों से 303 सदस्य बनाए, जिसने बिल्कुल हिंदुस्तान में राजनीति में शून्य से लेकर के आज शिखर तक पहुँचे हैं, उसमें कंसेंसस बिल्डिंग कैसे हुई, उसमें पॉलिटिकल डिसीजन कैसे लिए गए, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग क्या हुई, उसमें कंट्रीब्यूशन क्या हुआ. तो बीजेपी के नरेशन में अगर आप देखेंगे तो सबने एक दूसरे को साथ देते हुए विषय आगे बढ़ाए. डिफरेंसेस हुए ऐसे नहीं है, जैसे माधोक जी वाजपेयी जी का डिफरेंस हुआ तो हमने कोट किया है. कई जगहों पे आइडियोलॉजिकल, कई बार ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है. सारे विषयों को जो रखा है, पूरा नरेशन आप देखेंगे कि पार्टी ने किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे बढ़ाया है.
वो इस बुक की थीम है और उसी पर हम बुक को लेकर के आपने इस बात की भी इस बात का भी उल्लेख किया है कि जो 2013 में अधिवेशन हुआ था गोवा में, आप भी थे, हम भी थे वहाँ पर, और उस वक़्त भी पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप को लेकर कैंपेन जो उनको बनाना था इंचार्ज, उसमें मत अलग अलग थे। आपने नाम नहीं दिए, पर अडवाणी जी वहाँ से चले गए थे, इसलिए दुनिया में सबको पता है कि अडवाणी जी शायद कंसेंसस का पार्ट नहीं थे, और भी कुछ लीडर्स थे। आज कम से कम टीवी पे तो बता दीजिए कौन से ऐसे लीडर्स थे जिनकी ऐसा रिजर्वेशन। कुछ भी नहीं था। फोटो भी लगी है, मोदी जी को उस समय स्वीकार किया गया है, विषय भी स्वीकार किया, बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में भी उसको स्वीकृति मिली थी, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी में जाके रैली को संबोधित किया। एक्चुअल जो बात थी वो मैंने सच्चे तरीके से लिखी है। पीछे की बात आप नहीं बता रहे, तो ये किताबें ऐसा कुछ था नहीं, ये इंटरप्रिटेशन आपका हम है। जूनियर रिपोर्टर थे तब, और हमें बड़े लीडर्स ने दिया था साउंड बाइट ये कहते हुए कि देयर वर ABC, जिसमें शायद 2 लोग उनमें से अब इस दुनिया में नहीं है, जो A हैं और जो C हैं, उनकी चर्चा होगी, आप भी समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रही हूं। तो ये बात काफी ओपन में थे, पर आप उसको लिखने से और उसके बारे में बात करने से थोड़ा कतराए हैं। ऐसा नहीं है, पार्टी ने जो निर्णय लिए हैं वो निर्णय भी हैं, फोटो भी हैं, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय भी है, और उसके बाद रेवाड़ी की रैली से चुनाव की शुरुआत भी है। जो तथ्य है उसको मैंने सही परिप्रेक्ष्य में लिखा है।